प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं में हमारा अतीत के अंतर्गत अध्याय 1 प्रारंभिक कथन से लेकर के अध्याय 5 जनजातियाँ, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय का संपूर्ण हल एक ही वीडियो में देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, और या फिर अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाएं तो वहां पर भी उसकी लिंक डली हुई है आपकी कक्षा के सभी विषय की वीडियो की, तो देख सकते हैं। प्रौद्योगिकी का है तो ऊपर आप एक चित्र देख रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। तो यह कहे का है चरखा का, ट्यूबवेल का, रहट का या नलकूप का। तो यह वास्तव में सी वाला सही है, रहट। अब रहट नहीं चलती, पहले रहट के द्वारा पानी कुएं से निकाल करके और सिंचाई की जाती थी। प्रश्न दूसरा है, पांडुलिपियों को किस स्थान पर रखा जाता है? भवन में, महल में, सभागार में या अभिलेखागार में? तो इसका डी सही है, अभिलेखागार। तीसरा प्रश्न है, मध्य युग में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का ना हो कहलाता है? देसी, विदेशी, वनवासी या नगरवासी? तो उसे बोलते हैं विदेशी। इसका बी वाला सही है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न चौथा, मध्य युग में बड़े बुजुर्गों की सभा जो अपनी जातियों के नियम बनाती थी और उनका पालन करवाती थी, उसे कहा जाता था ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जाति पंचायत, जिला पंचायत? तो उसे बोला जाता था जाति पंचायत, क्योंकि अपनी जातियों, इसमें लिखा हुआ है अपनी जातियों। प्रश्न पांचवा, राजपूतों के पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे? सैनिक और सेनापति, कवि और चारण, लिपिक और मुंशी, राजा और सामंत? तो उस समय कवि और चारण जो है गीतों के माध्यम से राजपूतों के पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। प्रश्न छठवां, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए, पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को खाली स्थान तथा खाली स्थान में रखा जाता है। तो यहाँ पर पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में। प्रश्न बी है इसका, पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई खाली स्थान को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। तो खाली स्थान में आएगा वनवासियों। सी नंबर पर प्रश्न है, 14वीं शताब्दी के इतिहासकार खाली स्थान ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में लिखा था। तो इसका उत्तर है जियाउद्दीन बरानी। डी प्रश्न है, मध्यकाल में इतिहासकार सूचना एकत्र करने के लिए सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य कला तथा खाली स्थान पर निर्भर रहते थे। तो इसका होगा लिखित सामग्री, यानी जो लिखित सामग्री है उस पर भी। ई प्रश्न है, पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाने वाले खाली स्थान या खाली स्थान कहलाते हैं? तो लिपिक या नकल नवीश? प्रश्न सातवां, मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत लिखिए। ऐसा प्रश्न आपने खाली स्थान में डी नंबर वाला प्रश्न पढ़ा है। मध्यकालीन इतिहास जानने के लिए स्रोत शिलालेख, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री आदि है। प्रश्न आठवां, किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां रहने वाले लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन शैली को क्या कहते हैं?
तो किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां रहने वाले लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की शैली को पर्यावास कहते हैं। प्रश्न 9वां है, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा? तो 19वीं सदी के मध्य अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। प्रश्न 10वां है, क्षेत्रीय साम्राज्य से क्या आशय है? तो क्षेत्रीय साम्राज्य से तात्पर्य उस साम्राज्य से है जो अनेक क्षेत्रीय राजाओं को मिलाकर बना हो, जैसे सल्तनत साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, चोल साम्राज्य और तुगलक साम्राज्य इत्यादि। प्रश्न अगला है, अभिलेखागार से क्या आशय है? तो अभिलेखागार ऐसा स्थान है जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, मतलब सुरक्षित रखा जाता है, अभिलेखागार कहलाता है। अभिलेखागार में तमाम सरकारी अभिलेख और लेन देन का ब्यौरा रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। प्रश्न 12वां, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आईं? तो पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने निम्नलिखित समस्याएं आईं। पहला, पांडुलिपियों की लिखावट समझने में परेशानी हुई, दिक्कत हुई। दूसरा, इतिहासकारों को एक ही पांडुलिपि की अनेक प्रतियों को पढ़ना था, क्योंकि सभी में काफी अंतर होता था। प्रश्न 13वां, 700 से 1750 के बीच आए प्रमुख बदलावों के बारे में लिखिए। तो 700 से 1750 के बीच 1000 वर्षों में अलग अलग समय में नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखा, युद्ध में आग्नेयास्त्र का प्रयोग शुरू हो गया। यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव लाए। प्रश्न 14, इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते थे, कैसे समझाइए? इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन, वर्षों के बीतने के रूप में ही वो नहीं देखते थे। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठनों में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है, अर्थात दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। प्रश्न 15 है, 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में क्या विचार किए गए थे? तो 1318 में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में निम्नलिखित विचार दिए गए। देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, गौड़ी, अवधी और हिंदवी आदि। अमीर खुसरो ने बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। प्रश्न 16 है, मध्यकाल में हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तनों के बारे में लिखिए। तो मुख्य धार्मिक परिवर्तन, पहला, हिंदू धर्म में नए नए देवी देवताओं की पूजा आरंभ हुई और राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण कराया गया। दूसरा, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ता गया। तीसरा, इस काल में भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगला, इसी काल में इस्लाम और ईसाई धर्म का भी प्रादुर्भाव हुआ। अब हम देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य। आपके ग्राम या शहर अथवा जिले की ऐतिहासिक इमारतों के चित्र एकत्रित कीजिए व उनके बारे में निम्नलिखित विवरण लिखिए।
तो यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है। यह सांची के स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश का चित्र है। अब इसी में क्या क्या है, इस पर हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। आप अपने आसपास में कोई भी इमारत ले लीजिए प्राचीन, और उसके देख करके इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला, इमारत का निर्माण कब हुआ? तो सांची के स्तूप जो है, जो उनका इमारत का निर्माण 3री सदी ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो इसका निर्माण सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था। तीसरा प्रश्न है, इमारत के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग हुआ? ईंटों और स्थानीय बालुआ पत्थर जो है उसका उपयोग किया गया। चौथा प्रश्न है, इमारत पर किस प्रकार की चित्रकला की गई है? तो इमारत पर जातक कथाओं और यक्ष यक्षिणियों की चित्रकला की गई है। पांचवा प्रश्न है, इमारत का वर्तमान में क्या उपयोग किया जा रहा है? तो इमारत का उपयोग वर्तमान में पर्यटन के रूप में किया जा रहा है। इसी में अंतिम प्रश्न है, इमारत जो है इसकी देखभाल किसके द्वारा की जा रही है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा इसकी देखरेख की जा रही है। तो इस प्रकार यह प्रोजेक्ट वर्क है। अध्याय 2, राजा और उनके राज्य। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न पहला है, राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित किस स्थान के मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं? पहला है उरेयूर, बी तंजावुर और गंगई कोडचुलपुरम, सी मदुरई और डी कांचीपुरम। तो इसका सही होगा तंजावुर और गंगई कोडचुलपुरम। अगला दूसरा प्रश्न है, चोल काल में नाडु कहा जाता था? ए गांवों का समूह, बी जमींदारों का समूह, सी किसानों का समूह और डी नगरों का समूह। तो चोल कहा जाता था गांवों का समूह। प्रश्न तीसरा देखेंगे हम, गंगा घाटी में गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक किस नगर पर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे? ए कलिंग, बी पहाड़पुर, सी इंद्रप्रस्थ और डी कन्नौज। तो इसका सही उत्तर होगा डी कन्नौज। प्रश्न चौथा है इसी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत, 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु में नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया गया? ए मिट्टी का, बी रेत का, सी पेड़ों का और डी हौज का। तो इसका डी सही है, हौज का। प्रश्न पांचवा, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए, यह कृति किस राजवंश से संबंधित है? तो यह चित्र थोड़ा अस्पष्ट है, आप अपनी पुस्तक से देख के और इसे अच्छे से देखिए। तो यह वास्तव में राष्ट्रकूट वंश का राजवंश से संबंधित है। तो इसका उत्तर होगा बी राष्ट्रकूट। प्रश्न छठवां, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में खाली स्थान के कामकाज में नियंत्रण हासिल था, तो इसमें होगा लाडू। बी सबसे शक्तिशाली चोल शासक खालिस्तान को माना जाता है, तो राजराज प्रथम को। सी चोल काल में व्यापारियों के संघ को खालिस्तान कहते हैं, तो नगरम। डी तमिलनाडु में खालिस्तान वंश के अभिलेखों में विभिन्न प्रकार के करों के लिए विभिन्न सूचक शब्द मिलते हैं, तो इसमें होगा चोल वंश।
अब इसी का अंतिम प्रश्न है, 9वीं सदी के मध्य में विजयालय ने खालिस्तान शहर और खालिस्तान देवी का मंदिर बनवाया। तो तंजावुर शहर में निशुंभ सूदनी मंदिर बनवाया, देवी जी का मंदिर बनवाया। प्रश्न 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्रदान की। तो 7वीं शताब्दी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी एवं योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने सामंत या मातहत के रूप में ही मान्यता देते थे। प्रश्न 8वां, चौहान शासकों का राज्य विस्तार किन किन क्षेत्रों में था। तो चौहान शासकों के राज्य का विस्तार दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में था। उन्होंने पश्चिम और पूर्वी की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा था। प्रश्न 9वां है, चोल मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट या प्रमुख क्या थे। तो चोल जो मंदिर के साथ साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट या प्रमुख जो थे, कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। प्रश्न 10वां, कल्हण द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग किया गया। कल्हण द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले से इतिहास में जो समेत अनेक जो तरह के स्रोत थे उनका इस्तेमाल किया गया। प्रश्न 11वां, चोल शासन में सभी की सदस्यता के लिए क्या अर्हताएं थीं। चोल शासन में सभी की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों से किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। प्रश्न 12वां है, उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार समिति के चयन का कौन सा तरीका अपनाया जाता है। तो उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार समिति का चयन का तरीका सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाए। दूसरा, उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो जो 11वां प्रश्न है और 12वां, ये दोनों प्रश्न एक ही प्रश्न के इसके आंसर हैं, केवल प्रश्न का तरीका बदला हुआ है। तो दोनों के उत्तर एक हैं। प्रश्न 13वां, चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य एवं मूर्ति कला की विशेषताएं लिखिए। तो चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। यह है शिल्प उत्पाद के केंद्र। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। प्रश्न 13वां है, चालुक्य राजाओं को हराकर दंती दुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठान का वर्णन लिखिए। तो 18वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य के स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। उसे हराकर खुद हिरण्य गर्भ, सोने का गर्भ जिसे बोलते हैं, नामक एक अनुष्ठान किया। यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता
था। प्रश्न 15वां, चोल राजाओं के समय कृषि एवं सिंचाई की क्या व्यवस्था थी? तो चोलों के समय, चोल राज्य के समय जो कृषि एवं सिंचाई की जो थी वह व्यवस्था कुछ इस प्रकार थी कि डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें भी उगाई जाने लगी थीं। 16वां प्रश्न है, चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। तो चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। दूसरा, गांव की बस्तियों के समूह को नाडु कहा जाता था। तीसरा, ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूल जैसे कई जो प्रशासनिक कार्य थे वो करते थे। अगला, सिंचाई के कामकाज बाग बगियों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थीं। अगला, धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में जो था वो अराइडियर अध्याय 3 दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खराज नामक कर संबंधित था। घरों से, मवेशियों से, कृषि से, व्यापार से। तो इसका सी वाला सही है, कृषि से। प्रश्न दूसरा है, किस इतिहासकार ने कहा था कि इल्तुतमिश की बेटी रज़िया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम है? इब्न बतूता, जियाउद्दीन बरनी, फ़क़े मुदब्बिर, मिन्हाज सिराज। तो इसका डी वाला सही है, मिन्हाज सिराज ने यह कहा था। प्रश्न तीसरा, भारत आने वाले यात्री इब्न बतूता का संबंध किस देश से था? अमेरिका, अफ्रीका, ईरान, चीन। तो यह था बी वाला सही है, इसका अफ्रीका। चौथा प्रश्न है, मध्यकाल में रानी दिद्दा द्वारा शासित क्षेत्र था कश्मीर, वारंगल, दिल्ली, गढ़कटंगा। तो इसका सही है ए, कश्मीर। प्रश्न 5वां, मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि भारत में सरदार किस इलाके में किले बनाकर नहीं रहते थे? चट्टानी, उबड़ खाबड़ पहाड़ी, बांस के झुरमुट में और मैदानी में। तो इसका डी वाला सही है, मैदानी। प्रश्न 6वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला ए खालिस्तान है। तुगलक वंश के बाद खालिस्तान तथा खालिस्तान पर सैयद और लोदी वंश का शासन रहा। तो यहाँ पर तुगलक वंश के बाद दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोदी वंश का शासन रहा। तो दिल्ली और आगरा आएगा। बी नंबर है, दिल्ली में सर्वप्रथम खालिस्तान वंश ने राजधानी स्थापित की। तो अनंगपाल वंश ने। तीसरा है, तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली में खालिस्तान सिक्के प्रचलन में थे। तो पीतल और तांबे के। डी नंबर है, सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना खालिस्तान का मुख्य कार्य था। तो यह था सूबेदारों का। ई नंबर का खालिस्तान है, अकबर ने अपने प्रतिमान के रूप में खालिस्तान की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया। तो यहाँ पर खालिस्तान में आएगा फारसी। प्रश्न 7वां, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है? तो अभिलेखों से, सिक्कों से, स्थापत्य यानी भवन निर्माण के माध्यम से हमें दिल्ली के सुल्तान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न 8वां, रजिया के योग्य होते हुए भी उसे सुल्तान के पद से क्यों हटाया? तो रजिया एक महिला थी और दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने से प्रसन्न नहीं थे।
इसलिए उन्हें सुल्तान के पद से हटा दिया गया। प्रश्न 9वां, दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को क्यों खरीदा जाता था? तो गुलामों को खरीद करके दिल्ली के सुल्तानों द्वारा सैनिक सेवा के लिए उन्हें खरीदा जाता था। प्रश्न 10वां, मध्यकाल में इक़्तिदार या मुक्ति को किन तरीकों से नियंत्रित किया जाता था? तो उन्होंने एक मजबूत सेना बनाए रखने और अपने सैनिकों को वेतन देने की व्यवस्था करने में मदद की। उन्होंने इक़्तिदारों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने सैनिकों की सीमा को सख्ती से निर्धारण किया। प्रश्न 11वां, शेरशाह सूरी ने अपना राज्य कैसे स्थापित किया? तो शेरशाह ने हुमायूं को पुनः हराकर भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और शेर खान की उपाधि लेकर के संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। प्रश्न 12वां, मोहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक पदों पर की गई नियुक्तियों की बरनी द्वारा क्यों आलोचना की गई? तो इसलिए आलोचना की गई कि मोहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक पदों पर वाइन यानी शराब बनाने वालों, नाई, रसोइयों की भी नियुक्ति कर दी गई थी, इसलिए आलोचना की गई। प्रश्न 13वां, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में क्या समानताएं थीं? तो पहला, दोनों ने प्रशासनिक राजधानियां स्थानांतरित की। दोनों ने सैन्य व्यय यानी सेना के अस्त्र शस्त्रों पर व्यय अधिक किया। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। प्रश्न 14, अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। आपको कौन सी एक व्यवस्था महत्वपूर्ण लगी, क्यों? तो अलाउद्दीन खिलजी भूमि और कृषि सुधारों को उसने लागू किया। उन्होंने निजी संपत्तियों को जब्त करके और भूमि अनुदानों को रद्द करके भूमि के बड़े क्षेत्र को राजसी क्षेत्र के रूप में फिर से नामित किया। अब इसमें आपको कौन सी व्यवस्था अच्छी लगी? तो अपन कह देंगे कि भूमि और कृषि सुधार जो व्यवस्था थी वह हमें अच्छी लगी। प्रश्न 15वां, मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक द्वारा किन बातों पर बल दिया गया? तो मोहम्मद तुगलक सभी सुल्तानों ने अपने आधार को मजबूत करते हुए मंगोलों पर विजय हासिल की, जिससे न केवल उनकी स्थिति सुरक्षित हुई बल्कि उच्चतर स्थिति में भी वो पहुंच गए, यानी मध्यम स्थिति से अच्छी स्थिति में वो पहुंच गए। प्रश्न 16वां, शेरशाह सूरी के राज्य के विस्तार के बारे में लिखिए। तो शेरशाह ने एक नया सैन्य और आर्थिक प्रशासन संगठित किया और साथ ही टंका से रुपया भी प्रभावित ढंग से जारी किया। उन्होंने भारत के उपमहाद्वीप में एक प्रभावी डाक प्रणाली का आयोजन भी किया। अध्याय 4, मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न है, अकबर के शासन काल में टोडरमल द्वारा व्यवस्था देखी जाती थी। कानून व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था। तो टोडरमल राजस्व व्यवस्था देखते थे, इसलिए इसका डी वाला उत्तर सही है। प्रश्न दूसरा है, पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1526, 1556, 1761, 1565। तो इसका सही है 1556 ईस्वी, बी वाला सही है। प्रश्न तीसरा है, अकबर द्वारा इबादत खाने का निर्माण कहाँ कराया गया? आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी या अजमेर? तो इसका सही है सी वाला, फतेहपुर सीकरी। प्रश्न चौथा, भारत में युद्धों में तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल किस शताब्दी में किया गया? 14वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी या 18वीं? तो इसका ए वाला सही है 14वीं शताब्दी से। प्रश्न 5वां है, मुगल
अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि ए चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थीं। बी मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी यह स्मृतियां संबंधित थीं। सी वे तैमूर के वंशज होने पर गर्व महसूस करते थे। डी उपर्युक्त तीनों कथन सही हैं। तो इसका डी वाला सही है, उपर्युक्त तीनों कथन सही हैं। अब प्रश्न 6वां दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बाबर ने केवल खालिस्तान वर्ष की उम्र में परघाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया। तो इसका उत्तर है 12 वर्ष। दूसरा है, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह खालिस्तान कहलाए। तो ये कहलाए मनसबदार। सी अकबर का करीबी मित्र और दरबारी खालिस्तान था। तो बीरबल। डी मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप खालिस्तान और खालिस्तान समृद्धि में वृद्धि हुई। तो संस्कृत उन्नति और आर्थिक। प्रश्न इसी का ई वाला है, जहांगीर द्वारा नूरजहां के सम्मान में जारी सिक्के खालिस्तान धातु के थे। तो चांदी के सिक्के थे। प्रश्न 7वां, मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासक मंगोल वंश और तैमूर वंश के वंशज थे। प्रश्न 8वां, बाबर द्वारा किस युद्ध में व कब इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया? बाबर ने पानीपत के युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी को पराजित किया। प्रश्न 9वां, अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम क्या है? तो आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम विविध प्रकार की चीज़ें, फसलें, पैदावार, कीमती मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण है। प्रश्न 10वां, मनसबदार से क्या आशय है? मनसबदार शब्द का उपयोग उन व्यक्तियों के लिए किया गया था जिन्होंने कोई सरकारी उन्हें पद मिल जाता था। प्रश्न 11वां, अकबर की राजस्व व्यवस्था की 3 मुख्य बातें लिखिए। तो प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की सूची बनाई गई। प्रश्न 12वां, दिए गए लघु चित्र में क्या दर्शाया गया है? तो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें आप यह व्यक्ति इस अधिकारी को थैली में, उस समय सिक्के चलते थे, जैसा आपने चांदी के सिक्के देखे, तो थैली में कुछ दे रहा है, अर्थात सिक्के दे रहा है। दूसरे शब्दों में हम इसे रिश्वत भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। एक भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए दिखाया गया है। प्रश्न 13वां, अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में किन बातों का विवरण मिलता है? तो इसमें प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण जो अकबर ने निर्धारित किए थे उनका विस्तृत विवरण मिलता है। प्रश्न 14, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की विशेषताएं लिखिए। तो साम्राज्य के जो था वह कई प्रांतों में बटा था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबा के प्रशासक जो थे वो सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन करते थे। प्रश्न 15वां, जहांगीर के दरबार पर नूरजहां के प्रभाव का विवरण लिखिए। तो नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रहीं। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। नूरजहां समय समय पर जहांगीर का सहयोग करती रहीं। प्रश्न 16वां,
अकबर के धर्म संबंधी विचारों को संक्षिप्त में लिखिए। तो अकबर के विचार थे कि जो व्यक्ति विद्वान, धार्मिक, रीति और मंत्राधूत पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस्य पैदा करती हैं। अध्याय 5 जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न है, हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में निर्यात करने का व्यापार किस राज्य द्वारा किया जाता था? गढ़कटंगा, गोरहा, चुटिया और माडला। तो इसका सही है ए, गढ़कटंगा। दूसरा प्रश्न है, स्थानांतरीय कृषि की जाती है एक जगह पर, जगह बदल बदल कर, बंजर जगह पर, मरुस्थल जगह पर। तो इसका सही उत्तर है बी वाला, जगह बदल बदल कर। तीसरा प्रश्न है इसका, 1565 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया था? सफाविद शाह, संग्राम शाह, हुमायूं, आसिफ खान। तो इसका सही उत्तर है डी, आसिफ खान। चौथा है प्रश्न, गढ़कटंगा के गौड़ राज्य में 70,000 गांव थे। इसका उल्लेख मिलता है बाबरनामा में, अकबरनामा में, आईने अकबरी में, बृहद कथा में। तो इसका उल्लेख मिलता है अकबरनामा में, यानी बी वाला इसका सही है। प्रश्न 5वां, अहोम लोगों ने किस फसल की खेती में नए नए प्रयोग किए? गेहूं, चना, चावल, मक्का। तो इसका सही उत्तर है सी वाला, चावल। प्रश्न 6वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए, प्रत्येक जनजाति के लोग खाली स्थान के बंधन से जुड़े रहते थे, तो नातेदारी, जिसे हम रिश्तेदारी भी कहते हैं। बी, आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए खाली स्थान का इस्तेमाल करते हैं, तो समूह रीति रिवाजों का। सी नंबर है, बलूच खालिस्तान क्षेत्र में एक विशाल और शक्तिशाली जनजाति थी, तो बलूचिस्तान। इसका डी वाला है, अकबर के प्रसिद्ध सेनापति खालिस्तान ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया, तो राजा मानसिंह। ई, बंजारा लोग व्यापारी और खाना बदोश थे, उनका कारवां खालिस्तान कहलाता था, तो टांडा। प्रश्न 7वां, मुगलों द्वारा अहोम राज्य में कब और किसके नेतृत्व में हमला किया गया? तो 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। प्रश्न 8वां, जनजातियां अपना जीवन उपार्जन किस प्रकार करती हैं? तो कई जनजातियां खेती से अपना जीवन उपार्जन करती हैं, कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकार, संग्राहक या पशुपालक के रूप में होते थे। प्रश्न 9वां, अहोम राज्य में जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे क्या कहलाते थे? तो राज्य के जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था उन्हें पाइक कहते थे। प्रश्न 10वां, खाना बदोश किसे कहा गया है? तो खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर घूमते थे। उनके जीवन जो था दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर करता था। प्रश्न 11वां, रानी दुर्गावती को गढ़कटंगा की बागडोर क्यों संभालनी पड़ी? तो दलपत जी की मृत्यु कम उम्र में हो गई। रानी दुर्गावती बहुत ही योग्य थीं और उन्होंने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम से शासन की कमान संभाली। प्रश्न 12वां, स्थानांतरीय कृषि किस प्रकार की जाती है? तो स्थानांतरित कृषि जगह बदल बदल की जाती है। इसमें जंगलों को काट करके कुछ क्षेत्र में खेती की जाती है और फिर आगे बढ़ करके और दूसरे स्थान पर खेती की जाती है। प्रश्न 13वां, वर्णों के भीतर छोटी छोटी
जातियां क्यों उभरने लगीं? तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और सामान की ज़रूरत बढ़ने लगी, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी तथा वर्णों के भीतर छोटी छोटी जनजातियां उभरने लगीं। प्रश्न 14, जहांगीर ने अपने संस्मरण में बंजारों के बारे में क्या लिखा? उन्होंने लिखा था कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज लेकर शहर में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान मुगल सेवा के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम भी वो करते थे। प्रश्न 15, गढ़कटंगा एक समृद्धशाली राज्य क्यों था? गढ़कटंगा हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में निर्यात करके खासा धन कमाने के कारण यह समृद्धशाली राज्य था। प्रश्न 16, गोंड और अहोम समुदाय के जो सामाजिक अर्थव्यवस्था की तुलना कीजिए। तो अहोम समाज में विशेष रूप से जाति व्यवस्था का प्रमुख असर था, जबकि गोंड समाज में जाति व्यवस्था मौजूद थी, लेकिन इसकी प्रमुखता थोड़ी कम थी। प्रश्न 17, पता करके आजकल गांव से शहर तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है? पुराने तौर तरीकों से है, किस प्रकार भिन्न या समान है? तो आजकल गांव से शहर तक अनाज ले जाने के लिए ट्रैक्टर, ट्रालियों, ट्रकों का उपयोग होता है। पहले के समय में यह काम बैलगाड़ी के माध्यम से किया जाता था। पुराने समय से अब यह काम जो है वह शीघ्र और अतिशीघ्र हो जाता है।